नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मैंने सत श्री अकाल बिल्कुल सही बोला हो। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी जो कि काफी डाइवर्स है और हम लोग डेली कुछ न कुछ पार्ट्स उसका पार्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं। और मैंने जैसा कि बोला है कि पॉइंट्स आपको बीच के बीच नोट करते रहने हैं, रिवाइज करते रहने हैं। और मैंने जो ऑडियो का बोला था कि हाँ भाई, ऑडियो भी हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, वो भी आपको करना है। इसके अलावा आपको वैसे रीडिंग भी करनी है। पर्टिकुलरली मेरी रीडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कई बार आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि भाई हाँ, मुझे भी किसी को बताना है एट द सेम वे, और ये बताना मुझे पेपर में है, तो पेपर में कैसे आप बताएंगे? यू नीड टू डू दैट। और पीवाईक्यूज को बार बार ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजों को पढ़ते रहते हैं। और इसी तरीके से हम प्रहार कंप्लीट करेंगे फॉर कि हम प्रहार कर सके एग्जामिनेशन में अगेंस्ट दोज क्वेश्चंस। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन कल हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम देखेंगे रेसिस। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि भाई सोशल इंस्टीट्यूशन में आखिरकार आपने क्या क्या पढ़ा? कहीं मेरा पढ़ाया हुआ चला तो नहीं गया? इंडियन सोसाइटी की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़ जाए तो क्या लिखेंगे? जरा बताइए। इसके अलावा आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी हिस्ट्री का भी, कि भाई हिस्ट्री आपके दिमाग से में हिस्ट्री बन के ना रह जाए, रफा दफा ना हो जाए। तो भाई ये बताइए कि जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे, तो ऐसे कौन कौन से लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करवाने में? ओके, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म करवाने में। देव समाज किसने बनाई थी? देव समाज का क्या पर्पस था? जरा सोच के बताइए। इसके अलावा धर्म समाज कौन सी थी? ओके, ब्रह्मो समाज को आप जानते होंगे। और भी कई सारे आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। कई सारी जो मेहरी बाई टाटा, सावित्री बाई फूले, ये सारे नाम और आपको उषा मेहता जी, ओके, रमा देवी, जो रमा देवी करके थी, उनको भी, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। नाम आपको बिल्कुल जबान पे होने चाहिए कि इन लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में इन्होंने किया था। ओके, तो ये कुछ नाम है। जो ज्योतिबा फुले आपको याद होंगे, सावित्री बाई फुले मैंने बता ही दिया। तो कुछ नाम ऐसे आपको याद रखने हैं जिससे कि आप आसानी से वहां पे आंसर राइटिंग कर पाए, बिकॉज इन नाम के बगैर चीजें कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि भाई हाँ, किनको किनको क्या आप जानते हैं। और रानाडे मैडम थी हमारी। और और कौन सी मैम थी, सोचिए जरा, क्योंकि जब मैं भी क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ तो कई बार मेरे दिमाग में भी बहुत सारे नाम नहीं आ रहे होते, एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू से दैट। क्योंकि कम से कम मैं बार बार प्रैक्टिस तो करती हूँ, बार बार ये बात लिखती तो हूँ कि हाँ भाई, मुझे तो नाम ही नहीं याद आ रहे हैं, है ना? अब जब नाम नहीं याद आ रहे हैं तो याद करेंगे। कौन कौन से नाम, जैसे कि भीमा भाई होलकर है ना? तो इवन हम लोगों के इसमें क्वेश्चंस भी आए थे कि भाई उन्होंने जस्ट मतलब सिर्फ हेल्पर्स नहीं थी, क्रूसेडर्स भी थे, है ना? ये भी एक वर्ड होता है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अब ये भीमा बाई होलकर कौन थी? हम्म। और इसके अलावा चेन्नम्मा, पुत्तूर, रानी बेगम, हजरत महल जो थी, है ना? और लक्ष्मीबाई का नाम कौन नहीं जानता? मुथु लक्ष्मी रेड्डी, सुशीला नायर, राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने इवन सरला देवी के बारे में हम बताएंगे, सरला देवी चौधरानी कौन थी। और इवन आपको अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी जी, है ना, कमला नेहरू गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप, और ये देखिए बहुत सारे आपको नाम याद होने चाहिए। अनुसुईया बहन कौन थी? सरोजिनी नायडू, मृदुला साराभाई, ये कौन थी? मृदुला साराभाई कौन थी? ओके, ये मृदुला साराभाई वो थी जिन्होंने वानर सेना में, मतलब जिन्होंने काम किया था। और ये वानर सेना किसने ऑर्गेनाइज करी थी? और ये वानर सेना आपकी इंदिरा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करी थी। एनी बेसेंट के बारे में जानते होंगे, इवन क्वेश्चन भी आ चुका है ना? आप सुनीति को कैसे, बीना दास जी को कैसे भूल सकते, जिन्होंने पॉइंट ब्लैंक पे डिग्री लेते हुए सूर्य सेन के इन्फ्लुएंस, सूर्य सेन जी के इन्फ्लुएंस में आकर के बिल्कुल गोली मार दी थी। उषा मेहता जी, है ना? तो कई सारे नाम आपको याद करने होंगे, कई सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ आई होप
मैं आपको बताने याद कराने में, इसी के साथ आप याद भी कर लीजिए। और इवन आप इन सभी के नाम अपनी जो बुक है उस बुक के पीछे पा सकते हैं। कुछ नाम मुझे भी नहीं याद आ रहे थे, आई फाउंड दोस्त, क्योंकि मैंने एक्चुअली एक अलग से नोटबुक में लिख रखा है इनका नाम, पूरा का पूरा सिर्फ नाम लिख रखा है, और मैं उसी से याद करती हूँ कि हाँ इनका काम क्या था, कि हाँ सरला देवी जी का काम ये था, मुकु लक्ष्मी रेड्डी जो थी वो इसमें क्या बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे उनका एक मतलब उन्होंने लीड किया था। और एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा है, एक्चुअली सिर्फ नाम लिखा हुआ है, आई एम नॉट एबल टू टेल यू। ओके, बुक से नोटबुक से। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप इतना मतलब समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये सारे नाम याद रखिए, क्योंकि ये जो रोल ऑफ वुमेन है ये आप हिस्ट्री से निकाल के लाएंगे और अपनी सोसाइटी में लिख के चले जाएंगे, क्योंकि आपकी सोसाइटी वहीं से तो इवॉल्व करना शुरू हुई थी। द टर्निंग पॉइंट केम देयर व्हेन द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्टेड। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए। अब हम आ जाते हैं रेसेस इन इंडिया पे। ओके, चलिए, रेसेस इन इंडिया की जब बात करें तो नेग्रीटो ट्राइब हम देखते हैं पहली है, फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया। कब अराइव की थी? पर्टिकुलरली फाउंड इन स्मॉल प्रोविंसेस, कहाँ? साउथ में, अंगामी नागाज और बगडी ऑफ राजमहल हिल्स। अब अगर मुझसे ऐसा बोला जाए कि भाई आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैं तो बोलूंगी कि भैया मैंने ज्योग्राफी में एक जगह पे मैप लगाया हुआ था, वहां से पढ़ूंगी। क्योंकि वहां पे मैंने क्या किया कि मुझे एक 2 पेजेस का सिर्फ नोट्स मिला था, और एक वो 2 पेजेस का नोट्स, बस वही नोट्स आपको, अगर आप कभी भी पढ़े, आपने कोई नोट्स लगाया है कहीं पर, तो आप उसी से पढ़े। आप, क्योंकि मैं आपको प्रहार कंप्लीट करा रही हूँ और आपने आई होप कि आप प्रहार से ही कर रहे होंगे, मैं आपको प्रहार से बता देती हूँ। अदरवाइज अगर आपको प्रीलिम्स के लिए कभी पढ़ना हो कि कौन सी ट्राइब कहाँ पर है, कि क्या क्या है, तो वो आप वहां से भी कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो नेग्रीटो जो है फर्स्ट टू अराइव है। अच्छा, क्या मैं मतलब पेज के बारे में बात करूं? अरे देखिए, वो पेज के बारे में मैं बता दूंगी, वो आईएएस पीसीएस पाठशाला के जो सर है उन्होंने मतलब शेयर किया था, तो उसमें सारा मैप के थ्रू सब कुछ था, तो आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। अब जब सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सो वेल, तो हमें फायदा तो लेना ही चाहिए, वी शुड गिव देम क्रेडिट। तो आई एम नॉट कि भाई नहीं, सब कुछ मैंने किया है, इट इज नॉट एक्चुअली ह्यूमनली पॉसिबल कि सब कुछ मैंने किया है। देयर आर सोर्सेज जिसको मैं प्रयोग करके आपको याद कराने का मेरा मेन मकसद है, यू मस्ट रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। मैं आपका बार बार रिविजन कराती जाऊँ और बार बार आपको ये टटोलती जाऊं कि यस यू नो इट, इट इज नॉट कि भाई कल का पढ़ाया भूल गए, है ना। चलो फिर, नेग्रीटो प्रोटो, अब नेग्रीटो में भाई फर्स्ट जो अराइव थे, ये पहले पहले जो थे वो आए थे। पर्टिकुलरली फाउंड इन स्मॉल प्रोविंसेस, कहाँ पर? साउथ, अंगामी नागाज, है ना, बगडी, राजमहल, ये सब आपको वहां पे मिलते हैं साउथ में। फिर प्रोटो एस्टेरॉइड कौन से? बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इन मेनी आइसोलेटेड एंड सेमी आइसोलेटेड पार्ट सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेंट्रल ट्राइब्स, भील, मुंडास, संथाल, वो एक्सेट्रा। फिर मंगोलाइड अगर बात करें तो मेनली फाउंड इन नदर्न एंड ईस्टर्न फ्रंटियर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ट्राइब्स ऑफ गारो, खासी, जयंतिया, चकमाद एक्सेट्रा। तो ये सारे हैं मंगोलाइड, जो कि आपको कहाँ पर मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं नदर्न एंड ईस्टर्न फ्रंटियर्स में। और मंगोलाइड है तो आप ऐसे मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो चाइना है इसके ऊपर मंगोलिया है, तो फिर मंगोलाइड इधर से ही आ रहे होंगे, इस तरीके से माइग्रेशन हो रहा होगा। नेग्रीटो है साउथ से आ रहे हैं तो वो साउथ में ही आएंगे, है ना। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है ना, ये सदर्न इंडिया की बात करें, सेंट्रल और सदर्न इंडिया की। और तो मतलब आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ भी आप इसको ऑब्जर्व करते हुए कर सकते हैं। ओके, आई होप इतना आपको आ रहा होगा। और जब भी कभी आपको लगे कि अरे नहीं आप तो मुझे याद नहीं हो रहा है और बहुत मैं भर चुका हूँ, तो यू जस्ट डिक्रीज द वॉल्यूम। आप पेस मेरे साथ पकड़िए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिल्कुल मन नहीं करे तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पेस मेरे साथ पकड़िए और फिर साथ के साथ रीडिंग करनी है। अच्छा हाँ, ऐसा है, मेडिटेरेनियन, वो मेडिटेरियन रीजन से आए थे। द्रविडियन लैंग्वेज, ओके, टू द द्रविडियन लैंग्वेज एंड कल्चर दे आर कंसर्न इन साउथ में। आप देखो मेडिटेरेनियन वाले आए हैं, आए यहाँ से, लेकिन कहाँ पर आ रहे हैं? साउथ में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि मेडिटेरियन सी के तो ये तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की साइड दिखनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये साउथ इंडिया। तो भाई ये जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो हम लोग भी इसको कर लेंगे हाईलाइट। फिर नॉर्डिक की बात करें तो नॉर्डिक ये लास्ट वेव ऑफ माइग्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आर्यन लैंग्वेज मेनली कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। तो ये नॉर्डिक जो है ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, जैसा नाम वैसा काम, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। ओके, नेग्रीटो में कौन कौन है? अंगामी नागास, बगरी,
राजमहल बगदी, और ये कहाँ के हैं, बगदी ऑफ राजमहल हिल्स। ओके, ये थोड़ा सा मतलब अगर आप याद कर लेंगे, और इट इज नॉट कि आप वहां पर अगर क्वेश्चन है तो आपने उसको तुरंत के तुरंत आपको बनाना है एक छोटा सा मैप। ओके, विद इन 10 सेकेंड्स। ओके, ऐसे करके आपको 10 सेकेंड में तुरंत के तुरंत मैप बनाना है और शो कर देना है। एक्चुअली थोड़ा सा पेट ब्रेक हो गया था तो इस वजह से आप देख पा रहे हो कि मैं अच्छा इतना नहीं बना पाया, पर ठीक ठाक देखो ये भी ठीक रहता है, इतना कोई वहां पे आपको आर्ट के एग्जाम में पास नहीं होना है, दे विल रिकॉग्नाइज योर एफर्ट। और कई बार बच्चे नहीं बनाते, इवन मैं भी जब प्रैक्टिस करती हूँ, इवन अभी भी, तो कभी कभी भूल जाती हूँ। हालांकि अब मैं आदत डाल दी हूँ धीरे धीरे करके। ओके, चलिए फिर वेस्टर्न जो ब्रैशी सेपल सेपल से, ये मतलब एक्चुअली जो वेस्टर्न ब्रैशी शेफल्स जो है, ये फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। ये कौन से हैं, एल्पिनॉइड, डायनेरिक, आर्मिनॉइड। एग्जाम्पल कौन से हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ बार्शी शेफल्स, आर कुर्गीज एंड पारसीज। तो जो बार्शी शेफल्स हैं ये कुर्गीज और पारसीज लोग हैं जो कि हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। ओके, ये हम याद रखेंगे। अब ये हम लोगों ने कौन सी देख लिया, हमने रेसेस देख ली। अब बात करते हैं ट्राइब्स की। तो ट्राइब्स, ये अगर हम बात करें तो ये ट्रेडिशनल सिटीजन्स होते हैं, ट्रेडिशनल सिटीजन्स होते हैं। ट्राइब इज सोशल डिवीजन, एक तरह से क्या है ट्राइब, क्या है ट्राइब इज अ सोशल डिवीजन मेड अप of families connected with the social, economic, familial ties as well as by common culture and dialect। तो कॉमन कल्चर से भी रिलेटेड है, डायलेक्ट से भी रिलेटेड है, सोशो इकोनॉमिक एंड फेमिलियल टाइज है उनके पर्टिकुलरली। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज करता है ट्राइबल कम्युनिटी को एज शेड्यूल ट्राइब्स, और शेड्यूल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता है। तो हम देखते हैं कि हिमालयन रीजन में हमें कुछ गद्दी, जौनसारी, नागा ये सब मिलते हैं। मिडिल इंडिया में आपको मुंडा, संतल मिलते हैं। वेस्टर्न इंडिया में आपको भील, ग्रासिया मिलते हैं। ये सब देखिए, ये एक बार में याद करने को नहीं होगा। ओके, हिमालय में क्या होगा, हिमालय में क्या होगा, भाई हिमालय की गद्दी में जाने के लिए, हिमालय की गद्दी में जाने के लिए सारी जानकारी चाहिए तो हो जाएगी जौनसारी। ओके, सारी जानकारी तो हो जाएगी जौनसारी। और नागा से भूलना नहीं, क्योंकि वहां पे नागा बाबा रहते हैं। ओके, तो गद्दी, जौनसारी, नागा आपसे मिल जाएंगे हिमालय रीजन में। मिडिल इंडिया में अगर हम देखें तो मिडिल इंडिया में बहुत है गुंडा, इसलिए ट्राइब मिलता है वहां मुंडा। मिडिल इंडिया में बहुत है गुंडा, इसलिए वहां ट्राइब मिलता है मुंडा। और सन छुप के चला जाता है इंताल, तो मिल जाती है एक और ट्राइब जिसका नाम है संताल। सन छुप के चला जाता है इंताल, यानी ताल मतलब तालाब। तो इसलिए वहां पर हमको मिडिल इंडिया में मिलती है ट्राइब संताल। तो भाई गुंडा, मुंडा, सन, इंताल, संताल, है ना, इजीली याद हो गया ना, बहुत अच्छे से। ओके, क्या इसको मैं वैसे भी भेज दूं अपने उसमें टेलीग्राम में, जो मैंने बोला था कि भाई हाँ वहां से रिवीजन कर देना, कोई बात नहीं, मैं इसको भेज दूंगी, लिख लेती हूँ बस, वही ये लो टेली पे भेज दो। ठीक है, चलो फिर वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो जैसे कि भील और ग्रेसिया, है ना, वेस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। ओके, वेस्टर्न इंडिया के बॉर्डर रहे हैं हिल, इसीलिए वहां पे रहती है ट्राइब भील। ओके, ग्रेसफुल होके देखती है इंडिया टू पाकिस्तान, लेकिन उसको अंदर कुछ भी ग्रेसेस नहीं है, मतलब ग्रेसेस उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ग्रेसिया, भील आपको वेस्ट इंडिया में मिलते हैं। साउथ इंडियन में आपको मिलते हैं टोडा, चेचू। देखिए टोडा और चेचू का अपना एक मतलब होता है, और टोडा आई थिंक वो टोडी ट्रैपर से रिलेटेड होते हैं, बट ये सदर्न इंडिया के आप याद कर सकते हैं, टोडा एंड चेचू सदर्न इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में तो अरे ये सेंटिनली, शोम्पेन्स, ओंजेस, जरावाज, ये आई डोंट नीड टू की भाई, आपको ये दोनों तो ऐसे याद हो जाएंगे। इन दिनों के लिए मैंने बोल दिया, क्या बोला मैंने, अब आप जरा सोच के बताइए मैंने क्या बताया था आपको, बिल्कुल इमेजिन करवा के बताया, तुरंत तुरंत याद करिए। क्योंकि यही मैं कहती हूँ कि भाई तुरंत तुरंत याद करा करिए। ठीक है, हाँ जी। तो जब हम बात कर रहे थे हिमालयाज की, जब हम किसकी बात कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे कि हिमालयन रीजन में कौन सी ट्राइब रहती है, तो हमने बोला कि हिमालय की रीजन में है एक अच्छी सी गद्दी, सफेद सफेद होती है ना बर्फ वहां पे, सफेद गद्दी। तो वहां पे जाने के लिए चाहिए हमको जानकारी, जॉन सारी,
है ना, जॉन सारी कम्युनिटी वहां पे मिलती है, अच्छी जानकारी तो जॉन सारी कम्युनिटी मिलती है। और क्योंकि वहां पे हमें मिलेंगे नागा वागा, तो थोड़ा सा अलर्टनेस के साथ जाना। फिर मिडिल में आते हैं बहुत सारा गुंडा, देन हमें ट्राइब मिलती है वहां पे मुंडा, और छुप के डर के छुप जाता है सन इंताल, तो ट्राइब मिल जाती है मिडिल इंडिया में संताल। इसको बार बार बोलना पड़ेगा आपको थोड़ा सा याद करने के लिए। फिर जब हम आते हैं वेस्टर्न इंडिया में, तो वेस्टर्न इंडिया में के बॉर्डर रहे हैं हिल, नहीं पाकिस्तान बहुत परेशान करता रहता है, तो हिल, तो इसीलिए हमने वहां पे ट्राइब को भेजा जिसका नाम है भील। ओके। ओके। तो करके रखा है एशिया को उन्होंने ग्रीन, मतलब अपने झंडे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ग्रेशिया को उसको ग्रीन, तो इसलिए हो गया, उसको रखने चाहते हैं उसका नाम ग्रेशिया। तो ग्रेशिया को भी याद रखेंगे, भील को भी याद रखेंगे कि बस वहां पे वो बॉर्डर है, बॉर्डर में वो हिला रहे हैं, भील है वहां पे ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं एशिया को, तो ग्रेशिया। ओके, तो इस तरीके से आपको ये तीन आपको विजुअलाइजेशन से याद हो जाएंगे। फाइन। ओके। चलो फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स में यही है कि अकॉर्डिंग टू जब हम 2011 सेंसस देखते हैं, तो जो ट्राइबल्स है वो 8.6% है इंडिया में। ये थोड़ी चीजें जानने की जरूरत है कि हाँ भाई 8.6 इंडिया में है, देयर आर ओवर 700। अब देखो ट्राइबल्स है, ट्राइबल रिवोल्ट याद कर लीजिए इसी टाइम पे, आपको पता चल जाएगा कि हाउ ट्राइबल है रिवोल्ट, किस तरीके से राजमहल अपराइजिंग हुई थी, है ना, किस तरीके से चुआर अपराइजिंग हुई थी, जंगल महल अपराइजिंग हुई थी। ओके। आपको फोन रिवॉर्ड पता चल जाएगा, तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स इन दैट कंसेप्ट, इन दैट वे। तो बस यही है कि आपको मतलब याद करवाना इज माय मेजर, कि भाई यू मस्ट रिमेम्बर है। ओके। इसलिए मैं एक टाइम पे इस तरीके से क्लासेस ला रही हूँ। फाइन। फिर देयर आर ओवर 700 ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच अराउंड 75 आर पीवीटीजी, हमें पता है। भील जो कंप्राइज है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। ओके। क्योंकि वहां पे अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम को झेलने के लिए बड़ी जनसंख्या भी तो चाहिए, तो भील में हिलने वाले वेस्टर्न इंडिया के पास में जाकर के बैठे हैं। ओके। फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी जो है 62, वो उड़ीसा में हमें मिलती है। 9 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड ट्राइबल डे और इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल बोलते हैं ना, 9 अगस्त को बोलते हैं। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना, ये आपकी स्टेट विशेष में हाँ याद काम में आ सकता है। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, हम लोग मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस, उनके मतलब एफर्ट ऑफ ट्राइबल्स इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज एंड इट्स मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। ओके। मुंडा रिवोल्ट जो था, अकॉर्डिंग टू, अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का है वो देखें, तो जो 45% ऑफ ट्राइबल हाउस होल्ड है वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं। 45%, देख लीजिए बहुत ज्यादा है। फिर बजट 23-24 में ओवरऑल आउटले फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हमने देखा था, वो लगभग इतना था, मतलब भाई मोर देन 12.5, मतलब 12.5 हजार करोड़ के अराउंड था। और फिर उसको इंक्रीज करने की बात हो रही है, दैट इज एन इंक्रीज 70%, क्योंकि अर्लियर ये 77,300 अराउंड था, अभी 12-12.5 हजार तक का लगभग लगभग हो गया है, अप्रॉक्स 12.5 हजार करोड़। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हमको पता होने चाहिए कि हाँ आर्टिकल 15 वही डिस्क्रिमिनेशन, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एनवायरमेंट, 46 की एजुकेशन एनवायरमेंट शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वाला को वही एजुकेशन। अच्छा ये सब ना इनको याद करने के ट्रिक्स होते हैं। ओके। यू नीड टू नो द ट्रिक्स टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ ट्रिक्स, क्या आप याद रख सकते हैं, बहुत जरूरी है ना। जैसे कि 42 के लिए हमें याद होती है, 46 के लिए कैसे याद रखेंगे, हाउ विल यू रिमेम्बर दिस 46, पता भी तो होना चाहिए ना। आप इसको याद रख सकते हैं कि 4 - 6 is 2, तो एस सी एन एस टी को क्या, एस सी एन एस टी को एजुकेशन और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। एस सी और एस टी दो लोगों के दो इंटरेस्ट को, 4 - 6 = 2, तो दो इंटरेस्ट दो लोग, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, दो लोग किसके, एस सी और एस टी के। 47 का कैसे याद रखेंगे, 47 का आप याद रखेंगे कि अगर आपने अल्कोहल पी, तो वही हो जाएगा AK-47 वाला केस की, AK-47 कैन सीरियसली डैमेज योर हेल्थ। ओके।
तो वही है कि टैक्स लाइक 80 AK 47, तो वही हेल्थ में आपको अल्कोहल बैन करना है। फिर 48 का क्या है, 48 का आपका है कि आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कि भाई इन्वायरमेंट को आपको सही रखना है। अब 48 को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो अड़ियल सांड के उससे, कि जो हमें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं, उनको सेव करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में, कि स्लॉटर ऑफ जो काउज है उनको रोकने वाला। ओके। फिर 49 का क्या होता है, 49 का होता है कि फोर्ट पोर्ट एंड नाई, पोर्ट पे आप लोगों को कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए, पोर्ट पे गंदगी नाई, 949। ओके। तो 49 का होता है प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। इस तरीके से आपको थोड़ा याद करना रहेगा चीजों को, यू विल हैव टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू क्रैम अ लिटिल बिट एंड देयर इज नो शेम इन दैट। हम लोग इतने बड़े बड़े घटिया घटिया कांड करके वो नहीं करते, तो हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो रटना कोई गलत बात नहीं है, इट इज इंटरनलाइजेशन। ओके। 335 में क्या है, वो कहता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विसेज एंड पोस्ट, तो क्लेम करेंगे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन टू सर्विसेज एंड पोस्ट। 338 ए का क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैज बीन सेट अप। ओके। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब सेटअप की जाती है। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइबल एरिया, वही हमको पता है। 338 का है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है। 335 को क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को सर्विसेज एंड पोस्ट में क्लेम लेना होता है। तो ओके। लीगल प्रोविजन भी है कि भाई सिविल राइट्स एक्ट है उनके लिए, ये सारी चीजें, देवर कमेटी, लोकपुर कमेटी, बूरिया कमेटी, जादा कमेटी, ये डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज ने इनके बारे में बात की है। ओके। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के बारे में आप देख सकते हो कि वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट खड़ा रहता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट अलग से है कि वो जो मतलब प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर वही पंचायत की पेसा एक्ट आपको पता होगा, है ना। शेड्यूल ट्राइब अदर फॉरेस्ट डेवलप, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आपको पता होगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आप याद रखिए, पेसा एक्ट याद रखिए। और आपको वहां पे छोटा ही लिखना होता है, यू डू नॉट नीड टू राइट एवरीथिंग कि भाई बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे आपको छोटा ही लिखना होता है। पेसा एक्ट लिख दीजिए आप। शेड्यूल कास्ट वो शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, और प्रोटेक्शन सिविल राइट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ओके। तो वो कम्युनिटी जो उनके राइट्स हैं और इंडिविजुअल राइट्स हैं, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है। ठीक है, कमीशन ये सारी है, तो आप इनके बारे में जा सकते हैं। चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी क्या हम देख रहे हैं कि मतलब ये इनको दे आर फोर्स टू मूव आउट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ट्राइबल्स को वहां से हटाया जा रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कई जगहों पर, तो उनको हटा दिया जाता है। और रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अंटिल परमिटेड, कोई भी जब तक उसको स्पेशली परमिट नहीं किया जाता है वो प्रोहिबिट होगी। उनकी मतलब उनके पास लाइवलीहुड नहीं होती है कई बार, तो ट्राइबल पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू गिव अवे लैंड टू मोर experienced agriculturists and industries, thus devoting their livelihood। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका लैंड भी चली जाती है, उनकी लाइवलीहुड भी चली जाती है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, तो डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, बट दे हैव आल्सो गिवन देम एम्प्लॉयमेंट एज वेज लेबर्स। तो एक तरह से बस वेज लेबरर्स तो है बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं वो जो उनका बेसिक नेचर है, दे आर लूजिंग दैट नेचर। मार्केट प्रोडक्शन की, मार्केट इकोनॉमी ने क्या किया है कि जो ट्राइबल प्रोडक्शन है फॉर द मार्केट रादर देन देयर ओन नीड्स, तो मतलब मार्केट के लिए ट्राइबल प्रोडक्शन चीजें आती है, आप देखते होंगे शैम्पू वैम्पू आता है, तो वो सारी चीजें उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। कॉमर्शियलाइजेशन हो रही है इंडिजिनियस नॉलेज की, दे आर नॉट गेटिंग देयर, मतलब जो जो उनका जो हक है वो नहीं मिल रहा उनको। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलनी पड़ेंगी कि भाई हाँ ऐसा भी हो रहा है। अब आ जाते हैं कास्ट सिस्टम पे, जो सबसे बड़ी मतलब एक बात है। ओके, देखिए जब हम ट्राइबल पीपल की बात करते हैं तो ट्राइबल लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब हम मेन 365 पढ़ते हैं तो मेन 365 में काफी सारी चीजें चीजें लिखी हुई हैं, तो आप उससे इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो क्या मैं सप्लीमेंट करवाऊँ, चलो अच्छा बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है कि यहाँ पर डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में भी दिया हुआ है,
भाई डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी हैं कि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस सम ट्राइब्स विच वर बोली गई थी कि दे आर कहते हैं ना कि दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, ओके, दे आर ऑफेंडर्स बाय देयर बर्थ। तो जो बॉर्न क्रिमिनल जिनको बोला जाता था उनको बाद में डी नोटिफाई किया गया, ओके, रिपील कर दिया गया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को, और फिर इसके बाद उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। डी नोटिफाइड ट्राइब के बारे में प्रॉब्लम है कि वो नोमैडिक होते हैं, सेमी नोमैडिक होते हैं, उनके साथ इश्यूज है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका कुछ खास होता नहीं है, सोशल इशूज है, उनके आइडेंटिटी इशूज है। ये आपको पता होना जरूरी है कि हाँ, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स है, सीड है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, है ना। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो एंड नानाजी देशमुख स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ द वेलफेयर बोर्ड, ये सारी चीजें हैं। बस यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है उनको अच्छे से, और एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनको थोड़ा रिजर्वेशन देना है, कि वो मतलब रिजर्वेशन कंस्टिट्यूशन में अमेंडेड टू इंक्लूड शेड्यूल कम्युनिटीज को भी किया जा सकता है इंक्लूड 352 में, एंड टू इनेबल डी नोटिफाइड ट्राइब टू बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, वो मतलब लेजिस्लेचर में आ जाए। फिर लीगल प्रोटेक्शन, ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट था इसको आप कह सकते हैं कि इसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है। इसके ऊपर भी ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से मतलब क्राइटेरियाज क्या होते हैं, उनको क्या क्या नीड है, कि सोसाइटल नीड है, इकोनॉमिक नीड है, पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन हो रही है, कल्चरल नीड है, पॉलिटिक वो एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्फेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी मिनिमल उनका रिप्रेजेंटेशन है, वो थोड़ा सा उनके लिए जरूरी है। ये सारी चीजें मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यहाँ पर भी है, पेसा एक्ट यहाँ पर भी है, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर भी है, और जो आपका एक और एक्ट हमने देखा था, कौन सा देखा था, देखिए ऐसा ही होता है कि हमें बहुत जल्दी मतलब हमारा दिमाग भूलने लगता है, तो वो है सिविल राइट्स है, ओके। तो जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पूछा करूँ बीच में, तो आप तुरंत उसको पॉज करके बताया करिए, ओके। इसमें पूरी नीड भी लिखी हुई कि इकोनॉमिक नीड अलग है, कल्चरल है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स है, ये सारी चीजें इसमें लिखी गई कि भाई फेयर इम्प्लीमेंटेशन करो, एक्सटेंसिव सर्वेस करवाओ, एक्यूरेट डेमोग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक फिगर्स हो गए अगर तो ज्यादा अच्छा होगा, पीबीटीजी की लिस्ट को अपडेट कर दीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई, थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा डिटेल में भी दिया हुआ है, और ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। और कुछ है कि हाँ, इंडिजिनियस पीपल के बारे में बोला हुआ है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये सारी चीजें मेन है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन के भी कर सकते हैं, क्योंकि कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे प्रॉब्लम्स उनको होते हैं, और होते ही रहते हैं काफी ज्यादा, है ना, सोसाइटल इशूज है, तो ये सारी चीजें। चलिए फिर हम वापस आ जाते हैं अपने प्रहार पे, अदरवाइज प्रहार ने हम पर फायर बैक ना कर दे। फिर कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कास्ट सिस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम एक हेरिडेटरी एंडोगेमस ग्रुप होता है, एक कॉमन नेम, ऑक्यूपेशन, कल्चर, मोबिलिटी एंड स्टेटस, रिलेटिवली रिजिड होता है इन मैटर ऑफ मोबिलिटी एंड द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द स्टेटस, ओके सॉरी, तो डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द स्टेटस एंड फॉर्मिंग अ सिंगल होमोजेनियस कम्युनिटी बनाता है। एंड ये वर्ड से क्या है, ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बताता है कि इंडिया में काफी सारी लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज, दैट इंडियन लैंग्वेज इट इज रिफर्ड बाय टू डिस्टिंक्शन, की वर्ण, वर्ण से हम लोग बोलते हैं कि फोर फोर डिवीजन होता है, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वाइल जाति इज जेनेरिक टर्म, जाति क्या है, जेनेरिक टर्म है, रिफर टू स्पीसीज, ओके, रिफर टू स्पीसीज, ओके, जाति, वर्ण, कास्ट, ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको। अभी आगे बात करते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है इसमें। तो एंशियंट एज में अगर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम इज एसोसिएटेड विद हिंदू रिलीजन एज पर ऋग्वेद। देयर आर फोर कैटेगरीज नोन एज वर्णास। वर्णास कंसिस्ट ऑफ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ये सारी चीजें एंशियंट में सारी चीजें देखती थी, लेकिन पोस्ट वैदिक वैदिक पीरियड आया कि कास्ट रिजिड इंस्टीट्यूशन हो गया, और that is familiar to us from well known definition। तो अब हमें कई सारी जगहों, कई सारे तरीकों से जो हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड था, तब हमको जो पता चला वही सेम आज तक हम लोग जाति और कास्ट को देख रहे हैं। कॉलोनियल टाइम में हमने देखा कि एक डोमिनेंट व्यू था इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट, ओके, कि भाई कास्ट को एज अ सोशल इविल ट्रीट करो, और बट ऑन द अदर हैंड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी वर एबल टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोएस्ट कास्ट। उन्होंने
लोवेस्ट कास्ट तक के लिए काम किया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट में जब हम बात आए तो उन्होंने फिर रिफ्लेक्ट किया दिस कॉन्ट्रडिक्शन व्हाइल द स्टेट वाज कमिटेड टू अबॉलिशन ऑफ कास्ट, है ना। तो भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस में लोगों ने बोला कि देखो भाई ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स है। तो स्टेट ने क्या बोला कि देखो भाई ये कास्ट को अबॉलिशन करेंगे। इट वॉज both unable to push through radical reforms and which would have undermined the economic basis of the caste inequality। तो भाई पूरी तरीके से पुश बैक नहीं करा, लेकिन हाँ ये है कि हमने उसको थोड़ा सा लिमिट करने की कोशिश करी कि इट शुड नॉट बी मतलब एक्सपैंड ना करे अपने आप को, अपनी जो कुरीतियां उनको एक्सपैंड ना करे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट colonial टाइम्स में 1901 का सेंसस दैट sought to collect information on social hierarchy, land revenue settlement। उन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दिया कास्ट बेस्ड राइट्स ऑफ द अपर क्लास दैट बिकेम लैंड ओनर इन द मॉडर्न सेंस। तो 1901 में जो मतलब ये आपका 1947 में हम आजाद हुए, तो 1901 तो इंडिपेंडेंस था नहीं, वो तो हम लोग उसमें थे, है ना, कॉलोनियल राज चल रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गेव लीगल रिकॉग्निशन, उन्होंने लीगल रिकॉग्निशन दिया टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट बाय मार्किंग आउट स्पेशल ट्रीटमेंट। वही सेम चीज की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब डिवीजन करना चाह रहे थे, हरिजन को, वुमेन को दे दिया था, सिख को दे दिया था। इस तरीके से वो कम्युनल हारमोनी को हमारे देश की तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो आज हम उनके तोड़ते नहीं बन रही है। फिर बात करते हैं फीचर्स क्या है कि सेगमेंटल डिवीजन है सोसाइटी का, हायरार्की, एंडोगेमी देखी जाती है। एंडोगेमी क्या होती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैरिज विद इन वन ओन कास्ट, भाई ओन कास्ट में करेंगे, सब कास्ट में करेंगे। इट इज फंडामेंटल फॉर दी परपीचुएशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी होती है, जैसे कास्ट ग्रुप्स आर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉन्टैक्ट, ड्रेस, स्पीच, डाइनिंग, ये सारी चीजों में थोड़ा सा उनको रिस्ट्रिक्शन होती है। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन कास्ट वर traditionally linked to occupations making occupation hereditary। अनटचेबिलिटी देखने को मिलती है, इट इज द एक्ट ऑफ आइसोलेटिंग। तो भैया हम लोगों ने सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी देखा है, हायरार्की देखी है, एंडोगेमी देखी है। सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज भी प्रॉब्लम्स में आती हैं, एंड हेरिडिटरी ऑफ कोर्स, हेरिडिटरी ऑफ ऑक्यूपेशन आप फिलहाल नहीं हो रहे, बट फिर भी देयर आर चांसेस कि आप देखो इन सारी चीजों को। अनटचेबिलिटी भी ऑफ कोर्स स्टिल इट इज प्रेवलेंट। ओके, फिर बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, क्या करें, राइज इन इंटर कास्ट मैरिज, तो मतलब कैसी क्या हो रहा है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज बढ़ रही है, ब्राह्मण सुप्रीमेसी डिक्लाइन हो रही है। फिर इसके बाद डोमिनेंट कास्ट उभर के आ रही है विद चेंजिंग सोशल कास्ट इक्वेशन ऑफ फ्यू कास्ट आर इमर्जिंग डोमिनेंट कास्ट, है ना। पॉलिटिक्स जैसे कि जाट्स ऑफ हरियाणा, यादव ऑफ बिहार, मराठा ऑफ महाराष्ट्र, ये सब की अपनी अलग कास्ट जो है वो अलग ही क्रूशल रोल निकल के आ रही है। फिर इसके बाद चेंजेस इन कॉमेंसैलिटी, क्या हो रहा है कि पीपल आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह पे जहां पर थे वहीं पर है, क्योंकि उनका माइग्रेशन हो रहा है। इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है कि वो मतलब अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है, जो रहने की तरीके हैं, उनको एक जैसा कर पाए, सबको साथ में मिलकर रहना पड़ता है। ऑक्यूपेशनल चैलेंजेस है क्योंकि कास्ट रिडन सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन हेरिडेटरी रहता था। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो फिर हमने देखा कि भाई मॉडर्नाइजेशन होने लगा, रिजिडिटी जो कास्ट सिस्टम थी वो धीरे धीरे टूटने लग गई ऑक्यूपेशनल चैलेंजेस को लेकर, है ना। ऑक्यूपेशनल चेंजेस मतलब फिर इसी तरीके से क्या हुआ, जब वो टूटने लगी तो ऑक्यूपेशनल चेंजेस हो गए। एटीट्यूडनल चेंजेस जैसे कि विद इन सिस्टम, जहां पर हम लोग देखते हैं कि नोटिसेबल चेंजेस है कि हाउ पीपल फील अबाउट कास्ट, दिस हैज टू डू विद लूजिंग फेथ इन द सिस्टम्स ओन स्क्रिप्टिव पैटर्न एंड जुरिस्डिक्शन। तो वो एक चीज है कि एटीट्यूडनल चेंजेस देखने को मिले। कम बैक टू द कास्ट सिस्टम with more politics and caste nexus, caste identity is gaining prominence in society and it has become a tool of vote bank politics। तो यही है, कम बैक ऑफ द कास्ट सिस्टम हो गया है कि काफी ज्यादा कास्ट नेक्सस होता है यहाँ पर, तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम है। कैरिट्यूडनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर फेथ बदल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कॉमेंसैलिटी में चेंजेस, ऑक्यूपेशनल चेंजेस, एटीट्यूडनल चेंजेस, है ना। ब्राह्मण सुप्रीमेसी जाने वाली जा रही है, इमरजेंस ऑफ द डोमिनेंट कास्ट, राइज इन इंटर कास्ट मैरिजेस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। आप फैक्टर क्या कि मतलब फैक्टर अफेक्टिंग द चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम की संस्कृताइजेशन, ये आपको मिल जाएगा वहां पर आपकी एनसीईआरटी में। वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इमरजेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट, बहुत ज्यादा डोमिनेंट कास्ट इमरजेंस हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स,
लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं कि सोशल लेजिस्लेशन जैसे कि काफी सारे इंट्रोड्यूस हुए, तो उन्होंने मार्जिनलाइज जो सेक्शन थे सोसाइटी के उनको प्रोटेक्ट किया। और इससे क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी अब इरेडिकेट हो रही है। आप देख रहे हो कि वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ने कितना चेंज कर दिया कास्ट सिस्टम में। मतलब काफी सारी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और अर्बनाइजेशन से ऑफकोर्स कि भाई सिटी में रह रहे हैं क्या, अब जब ज्यादातर लोग इधर से उधर से आएंगे तो किसको क्या ही पता होगा, तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा फैक्टर्स ही अफेक्ट कर रही हैं। आई होप इतना याद हो रहा होगा। फिर अ पैराडॉक्स इन द प्रेजेंट कास्ट सिस्टम वही है कि वीकनिंग कास्ट सिस्टम, चेंज इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो जजमानी सिस्टम है वो टूट रहा है। जजमानी सिस्टम में होता क्या था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते थे विद ईच जाति कंट्रीब्यूटिंग इट्स शेयर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी। कि भाई अगर किसी का पूजा करवाना है तो वो भाई पूजा करवाएंगे, तो जो पूजा घर में जिसके घर में करवाने जा रहे हैं वो जजमान हो जाया करते थे, तो जजमानी सिस्टम अब हट रहा है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेडिशनली ऑब्टेन्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वो डिस्टर्ब हो गया, सॉरी डिस्टिंक्शन नहीं डिस्ट्रप्शन हो गया है, और काफी सारी अलग अलग सर्विसेज हो रही है और उनमें लोग जा रहे हैं। फिर कास्ट एंड पॉलिटिक्स, द प्रिविलेंस ऑफ द कास्ट पॉलिटिक्स इन द इनएक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। तो मतलब वो कह रहे हैं कि भाई राइट्स आएगा, राइट्स लाए गए हैं पॉलिटिक्स के थ्रू कि भाई अब लेजिस्लेशन लाए जाएंगे, राइट्स लाए जाएंगे कि आप उनको क्लेम करो। फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जो रिजर्वेशन है ना पंचायती राज में, उसने थोड़ा अपॉर्चुनिटी दी है कि जो लोअर कास्ट है वो रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को। फिर कास्ट बेस्ड अफर्मेटिव एक्शन दिए जा रहे हैं कि प्रोविजन ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन द एजुकेशन एंड जॉब्स हैज स्ट्रेंथन द कास्ट आइडेंटिटी। तो कास्ट आइडेंटिटी एक तरफ आपको देख रहा है कि बहुत स्ट्रेंथन हो रही है, एक तरफ अफर्मेटिव एक्शन दिए जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वुमेन को इतनी सारी प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, रिजर्वेशन दी जा रही है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स अलग अलग तरीके के लेजिस्लेशन लाए जा रहे हैं। इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया अभी तक का। ओके, इतना याद हो गया कि भाई कास्ट सिस्टम आपको याद हो जाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में मैंने उधर बताया, मैंने आपको आर्टिकल्स भी बताए। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोज में हम लोग करते रहेंगे, और यही मैं चाहती हूँ कि भाई आपको याद हो। मतलब आई डोंट वांट कि भाई आपको मैं पढ़ा दूं निकल जाऊं और फिर आपको नहीं याद हो, तो फायदा नहीं है। याद से मतलब आपको आपको समझ में ही आना चाहिए, और आपको रिप्रोड्यूस कि हाँ भाई संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से चीजें हुई है, पॉलिटिक्स भी अलग से काम कर रहा है, और फिर लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लिए हुए हैं। इस तरीके से आप वही ऊपर की जो बातें नीचे लिख सकते हैं, कुछ स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कुछ वीकन कर रहे हैं, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके आगे का जो है रिलीजियस प्लूरलिज्म वो हम करेंगे कल के वीडियो में, और अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, डेली थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, और आप अच्छे से पढ़ें। ईश्वर करे आप जल्द ही इस लूप से निकले और बने अपने ड्रीम जॉब को पाए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, रहो धर्म में।